नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर चुनाव बहुत ही उत्सवपूर्ण तरीके से होते हैं, बल्कि यूँ कह लीजिए कि चुनाव भारत में महाउत्सव की तरह होता है। चुनाव के दौरान का एक दृश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर आज के दृश्य से उसको आप कंपैरिजन करिए, तुलना कर लीजिए। भारत में जब चुनाव होते हैं तो रैलियाँ बड़ी बड़ी आयोजित की जाती हैं और उसमें लाने के लिए गरीब लोगों को या और लोगों को लाने के लिए यही राजनीतिक दल हजारों बसें लगाते हैं, उनको टोपियां बांटते हैं, उनको खाना देते हैं और जाते समय पैसे भी देते हैं। भारत के राजनीतिक दल इस प्रकार से पैसे के दम पर जो राजनीति करते हैं और जिस तरह से भीड़ का प्रदर्शन करके अपना शक्ति दिखाते हैं, वो चुनाव के दौरान आपने बहुत देखी होगी कि आपके घरों में शानदार लग्जरी बस लगाकर आपको चुनाव के लिए बुलाया जाता है, आपसे जिंदाबाद का नारा लगवाया जाता है और उसके बाद खाना पीना खिलाकर आपको ससम्मान घर भी छोड़ा जाता है। तब नेताओं को आपके वोट और आपकी ताकत की आवश्यकता होती है। आज इसी भारत का नागरिक सड़कों पर मरता खपता शहर छोड़कर अपने गांव की तरफ बढ़ रहा है, इस उम्मीद में कि अगर जिंदा बच गया तो अपने गांव पहुंच जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा। इस मजदूर के लिए, इस गरीब समुदाय के लिए आज न तो कोई राजनीतिक दल बस लगाने के लिए तैयार है, न इनको घर तक छोड़ना कोई चाहता है। कुछ चुनिंदा सरकारों ने बसें लगाई, ट्रेनें लगाई, लेकिन वो प्रयास नाकाफ़ी है। लाखों की तादाद में ये जो महापलायन है, इसको कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र की सरकार हो या स्थानीय सरकारें हों, किसी ने इस प्रकार की मदद नहीं की कि ये अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच पाते। जो भी प्रयास हुए हैं वो निहायत नाकाफ़ी हैं। इसी का नज़ारा आप राष्ट्रीय राजमार्गों पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोग भारी मुसीबतों में, भारी परेशानी के साथ दुख उठाते हुए हजारों मील का सफ़र पैदल तय कर रहे हैं। बच्चे, महिलाएं, प्रेग्नेंट वीमेंस, बुजुर्ग, वो लोग जो चल फिर नहीं सकते, विकलांग, ये हजारों मील का सफ़र तय करते हुए पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़े हैं। इन्होंने ठान लिया है कि अगर जिंदा बचे तो गांव पहुंच जाएंगे, वरना मरना तो शहर में भी है। तो आखिर यह सुरक्षा की भावना इस देश में आई कैसे? अचानक ऐसा क्या हो गया और सरकारें इस प्रबंध में कैसे नाकाम रहीं? ये जीते और आज़ाद भारत की एक केस स्टडी है कि हमारी सरकारें गरीबों की पुकार को सुन नहीं पाईं, उनकी समस्याओं को आज 50 दिन बाद भी कोई भी राज्य या केंद्र की सरकारें कंप्लीट यानी संपूर्ण रूप से उसको एड्रेस नहीं कर पाईं। सड़कों पर जो नज़ारे हैं भाइयों बहनों, आपकी आंखें भर आएंगी और आप भी लगातार अपने मोबाइल पर या टेलीविज़न चैनल्स पर या अखबारों में या दूसरे माध्यमों में जो करुणादायक तस्वीरें हैं, ये देखकर आप भी निश्चित तौर पर रो रहे होंगे। जो पैदल चले हैं, उनके पाँव में छाले पड़ गए हैं, उनके जूते चप्पल तक घिस गए हैं, पैदल ही वो अपने घर का सफ़र तय कर रहे हैं। ये किस हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं? ये किस हिंदुस्तान को हम सुपर पावर बना रहे थे, किस हिंदुस्तान को हम विश्वगुरु बना रहे थे कि आज हमने अपने ही समाज के, अपने ही देश के गरीब लोगों को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया है? आखिर इनको दिलासा कोई सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? इनको इंतजामात क्यों नहीं किए जा रहे हैं? अगर इनको वहीं पर बेहतर इंतजामात किए गए होते और सरकारों ने इस पर कोई बेहतर कार्य योजना लॉकडाउन के वक्त तैयार की होती, एक बेहतर तैयारी की होती, तो शायद आज लोग सड़कों पर मर खप नहीं रहे होते। कोरोना से कम मर रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में न जाने कितने मजदूर मर रहे हैं, उसका कोई ठीक आंकड़ा भी अभी नहीं आया है। कितने लोग मर जा रहे हैं उनका पता ही नहीं चल रहा है। ऐसी दुखदाई तस्वीर मैंने अपने 21 साल के पत्रकारिता के कैरियर में कभी नहीं देखी, जो इस वक्त देख रहा हूँ। और ये तस्वीरें देखकर मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत विचलित हूँ। और कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इन तस्वीरों को देखकर निश्चित तौर पर विचलित होगा, क्योंकि मनुष्य एक संवेदनशील व्यक्ति है, किसी को भी हो सकता है। वो निष्ठुर होते हैं जो राजनीति करते हैं, वो निष्ठुर होते हैं जो सत्ता चलाते हैं। उनको आपकी इन संवेदनाओं की उतनी दरकार नहीं होती जितना एक इंसान के तौर पर हम और आप इन सब तस्वीरों को देखकर, गरीबों का दुख तकलीफ देखकर विचलित हो जाते हैं। विचलित होना भी चाहिए। मैं तो उत्तर प्रदेश के जो भी हाईवे के किनारे बसे हुए गांव के लोग हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन गरीब लोगों को जो आपके घर के सामने से गुजर रहे हैं, इनको खाना दीजिए, इनको पानी दीजिए, इनको ठौर दीजिए, इनके नहाने का बंदोबस्त करिए। इनके पैरों की चप्पलें और जूते घिस गए हैं तो इनको नए जूते और चप्पलें दीजिए। इनको किसी तरह इनके घर पहुंचाइए। ये भी भारत के नागरिक हैं, उतने ही नागरिक हैं जितने आप और हम। ये भी भारत है। अमीर और गरीब में भारत को मत बांटिए। इस त्रासदी ने भारत को दो हिस्सों में विभाजित किया है। एक अमीर का भारत है और एक गरीब का भारत है।
गरीब का भारत इसी सड़क पर मर रहा है, खप रहा है और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। सब कह रहे हैं कि हमने बसें लगा दी, कोई कह रहा है हमने 1000 ट्रेन चला दी, कोई कह रहा है हमने 10-10 हज़ार बसें लगा दी। तो भाई साहब, अगर आपने इतनी बसें और ट्रेनें लगाई हैं तो ये सड़क पर कौन है जो लोग इतनी तकलीफ में चले जा रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं? कौन है? क्या ये बांग्लादेशी हैं? क्या ये चाइनीज़ हैं? क्या ये पाकिस्तानी हैं? जी नहीं, ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे आपके भाई हैं, हमारी आपकी बहनें हैं, हमारी आपकी माएँ हैं, हमारे आपके बेटे हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं जो ये तकलीफ उठा रहे हैं। ये दृश्य बहुत ही विचलित करने वाले हैं। किसी भी सरकार को, किसी भी इंसान को, किसी भी सभ्य समाज को झकझोर सकते हैं। मैं आपको कोई भाषण नहीं देना चाहता, ना मैं आपको कोई बहुत इमोशनल करना चाहता हूँ। मैं फैक्ट रख रहा हूँ आपके समक्ष। देखें कि लोग किस तरह से तकलीफ में हैं, देखें कि लोग तैर कर नदियाँ पार कर रहे हैं जहाँ वो डूब के मर भी सकते हैं। आप देखें कि रेल की पटरियों के किनारे उनकी रोटियाँ बिखरी हुई हैं। आप देखिए कि सड़क उनके खून से कई जगह लाल हो गई है, जहाँ पर मजदूर कुचल कर मार दिए गए, मर गए सड़क हादसों में। तो ये क्या हो रहा है भारत में? ये क्या हमारा देश है? हमारे देश में हो क्या रहा है? और आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि हम इनको सुरक्षित घर पहुंचाएं? और ये सरकार के एक फैसले से इन लोगों की ज़िंदगी ऐसी नर्क हुई है, तो इनकी व्यवस्था करने का कर्तव्य भी तो सरकार का है। किसका कर्तव्य है? एक समाज के नाते हमें ये सरकारों से ये सवाल करना होगा। लॉकडाउन में जो कुछ भी चल रहा है इस देश के लिए वो ठीक नहीं है। इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस देश के भाईचारे के लिए, इस देश में अमीर गरीब का फर्क नहीं होना चाहिए। संविधान सबको एक समान अधिकार देता है। संविधान ये नहीं कहता कि आप अमीर और गरीब में फर्क करें। अगर भारत में एक व्यक्ति के भी आंखों में आंसू हैं, अगर वो रो रहा है और उसको रोटी नहीं मिली है, सरकारें इसके कसूरवार हैं। एक समाज के नाते हम आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमें जवाब चाहिए सरकार से और सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। आइए आज के कुछ बयान सुनिए, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 5,000 crores of additional liquidity benefiting 2 crore farmers. So this is something which was triggered during the lockdown so that farmers get the money in their hands. This is the impact which I'd like to draw your attention to. न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए लगभग 74,300 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो सीधा किसानों को गया है उनकी खरीद करने के लिए उत्पाद की। और इसके अलावा जो पीएम किसान योजना है उसके अंतर्गत 18,700 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में किसानों के खाते में सीधा डाला गया है। एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। मैं इस पैकेज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो ये सारा तमाशा क्या सिर्फ चुनाव के लिए होता है? और जो चुनाव के प्रबंधक हैं वो एक नए मुद्दे की तलाश में व्यस्त हैं। उनको ये नहीं पता और उनको इस बात की फुर्सत भी नहीं है कि वो गरीबों के, मजदूरों के इस दर्द को एक बार समझ सकें और इस इशू पर एक श्वेत पत्र जारी करें या इनकी मदद करें। क्या भारत में हर चीज़ राजनीतिक चश्मे से देखी जाएगी? क्या हर चीज़ चुनाव के मुद्दे से देखा जाएगा? क्या यहाँ इंसान को एक चुनाव की मशीन समझा जाता है कि आप वोट दे दीजिए, उसके बाद 5 साल आपके मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करेगी? और क्या ये मीडिया का कर्तव्य नहीं है या एक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य नहीं कि आप सरकारों से ये सवाल पूछें? आज हम कोशिश करेंगे इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए। हमारे साथ आज जाने माने मजदूर संगठन के नेता AIRF के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी मौजूद हैं। सर्वेश द्विवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय मजदूर संघ से जुड़े रहे हैं लंबे वक्त तक। हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं। और मेरे साथ इस कार्यक्रम में सोहेल आबिद साहब भी जुड़े हुए हैं और अनूप पटेल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड हैं और थोड़ी देर में आलोक अवस्थी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। सर्वेश जी, जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो देखने को मिल रहे हैं हमारे मजदूर भाई बहनों के, उनके बेटे को, उनके बच्चों के, किसी भी सभ्य समाज में और कम से कम आज़ाद हिंदुस्तान में, एक लोकतांत्रिक देश में हम ऐसे दृश्य की कल्पना अपने भाई बहनों के लिए नहीं कर सकते। मेरा दिल रो रहा है और मैं बहुत विचलित हूँ, बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ कि आखिर इन लाखों लोगों को मरने खपने के लिए सड़कों पर क्यों छोड़ दिया गया? सरकारें क्यों जिम्मेदार नहीं ले रही हैं इनकी? और आखिर मजदूरों के नाम पर राजनीति करने वाले संगठन कहाँ चले गए सर? जी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया
और मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता जिससे कि मजदूरों की बातों का समाज में और सरकार के ऊपर उसका प्रभाव पड़े। इसलिए मैं आपको साधुवाद करता हूं। जहां तक सवाल है कि केवल सरकार ही नहीं, सरकार का तंत्र जो है वो और उद्योग, मैंने पिछले भी आपके चैनल पर कहा था कि ये कारपोरेट, ब्यूरोक्रेट और ये जो राजनेता हैं, इनका जो गठबंधन है वो मजदूर और किसान विरोधी है और वो साबित हो रहा है। कंस्ट्रक्शन मजदूर है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन बोर्ड और हर प्रदेश में बोर्ड है, और उसके लिए जो मजदूर है, ईंट गारा करने वाला और बाकी चीजें काम करने वाला, वह मजदूर भी उसकी व्यवस्था वहां से हो सकती थी, लेकिन किसी भी प्रांत के सरकार ने उसके लिए व्यवस्था नहीं की। और ये जो आज दिखाया जा रहा है कि ये सब जो हो रहा है, ये सभी मजदूर फेसबुक और ये यूट्यूब वाले नहीं हैं और ना इतनी टेक्नोलॉजी जानते हैं। जो ट्रेन से भेजे गए या जो बसों से भेजे गए, उनका अप्रोच, उनकी जानकारी, उनकी स्थिति थोड़ी मजबूत थी, लेकिन ये वो मजदूर है जो काम करता, जिस फैक्ट्री में काम करता उस फैक्ट्री वाले ने नहीं देखा, जिस प्रतिष्ठान में काम करता तो उस प्रतिष्ठान ने इनकी चिंता नहीं की। और इसलिए निष्ठुर प्रतिष्ठान, निष्ठुर उद्योगपति और जो एसोचैम है जो मांग रहा था 16 लाख करोड़ रुपए की सहायता, वह उसके द्वारा एक नए पैसे की व्यवस्था नहीं की गई। तो ऐसे निष्ठुर समाज से क्या उम्मीद की जा सकती है कि राजनीति करने वाले जो वहां से समाज ही नहीं ना, सरकारों की क्या जिम्मेदारी है सर? वो उनकी बात करेंगे। दुनिया के किसी और मुल्क में इतने बड़े माइग्रेशन क्यों नहीं हुआ? यूरोप में क्यों नहीं हुआ? चाइना में क्यों नहीं हुआ? अमेरिका में क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इंडिया में हुआ सर। ये तकलीफ है। मजदूरों का जब इतिहास लिखा जाएगा सर, ये सवाल पूछा जाएगा। आईएलओ जो है वो उसकी मान्यता दूसरे देशों में, हमारे यहाँ सरकार और कारपोरेट मान नहीं रही। ये आईएलओ के प्रिंसिपल जो उन्होंने एग्री किया है, वो फंडामेंटल राइट है, राइट टू वर्क एट ए प्लेस, और ये उसको मान नहीं रहे। ये 3 साल के लिए कानून रोक रहे। इसलिए ये सरकारें और ये कारपोरेट और ये ट्रेड यूनियन नेता जो राजनीति करते हैं, उनका भी ये धर्म था, वह भी नहीं कर रहे हैं कि ये इसके लिए, मजदूरों के लिए और आगे आकर के उनकी बात करें। दुनिया के राजनीति करेंगे, लेकिन वास्तविक जो आवश्यकता है मजदूरों के लिए, उसके लिए इनके पास भी नहीं है। ये उसके लिए भी राजनीति करते हैं। तो सर भारतीय मजदूर संघ जिससे आप बिलोंग करते हैं सर, इसके लिए जो उसने भी तो कुछ नहीं किया ना सर। एक ट्रेड यूनियन, ना इंटक, एटक, C2, भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर सभा, ये सब कहां चले गए? किस बिल में छिप गए सर? आज मजदूरों की बात कोई नहीं करेगा सर। हिंदी कहां चले गए सब लोग? तो हमारे आप कहां हैं सब गोपाल जी बताएंगे, शिव गोपाल जी। भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलन भी किया, और जिस स्तर पर इनका जो कार्य है, वो इसमें वो असंगठित लोग हैं जिनमें कि उतना कार्य नहीं है जी, और इसलिए ये वंचित हो रहे हैं, और बाकी जहां पर है वहां कार्य भी किया है, कर रहे हैं। तो इतने बड़े पलायन के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन समग्रता कौन जिम्मेदार है सर आपकी नजर में? गुनाहगार कौन है इनका? गुनाहगार सभी हैं, कोई एक नहीं है, और खासतौर से राजनीति करने वाले। ओके सर। शिव गोपाल मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया रेलवे जहां तक सवाल है ब्यूरोक्रेसी का, जनरल सेक्रेटरी श्रम विभाग पूरा ही इसके लिए जिम्मेदार है, जो कुछ नहीं कर रहा। मजदूर सभा के को भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शिव गोपाल जी। उस दिन आपसे बड़े संक्षेप में बात हो पाएगी, आज शुक्रिया कि आपने अपना पूरा समय आज के लिए निकाला हुआ है। सर मैं जानना चाहता हूं, और मुझे 21 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, मैंने अपने जीवन में इस तरह के त्रासदीपूर्ण दृश्य नहीं देखे, और मेरा मन बहुत दुखी और विचलित है पिछले 2-3 दिनों से। जिस तरह के दृश्य दिख रहे हैं, वो आज़ाद हिंदुस्तान में हम लोग ऐसे दृश्यों की कल्पना नहीं कर सकते। सरकारें कहती हैं हमने बहुत ट्रेन चलाई, बहुत बसें चलाई, पर जिनके लिए चलाई उनके लिए चलाई होंगी, लेकिन ये लाखों लोग जो राष्ट्रीय राजमार्गों पे मर खप रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये हमारे ही तो भाई हैं, हमारी ही बहन है, हमारे ही देश के लोग हैं। आखिर इनकी आवाज कौन उठाएगा? ब्रजेश जी, आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी भावनाओं से, संवेदनाओं से हम लोग ओतप्रोत हैं।
पिछले दिनों से जब से इस दृश्यों को आप लोग दिखा रहे हैं तो आप भी विचलित हैं, हम लोग भी विचलित हैं। अभी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो बातें आपने कही अपने और जो हृदय विदारक दृश्य आप लोगों ने दिखाए हैं और जिनको देख करके वास्तव में आपने सही कहा कि जो भी जिसके पास भी दिल होगा वो हो जाएगा। कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है कि सवेरे आप देखिए लोगों को कि वो खाना नहीं उनको मिल रहा है, पेड़ के नीचे जो है वो बहन का प्रसव कराया जा रहा है, हमारे बच्चे जो हैं उनको ट्रॉली बैग पर लेकर के महिला चली जा रही है, साइकिल के हैंडल पर बच्चा सर रख कर के सो रहा है, 11 साल का बच्चा साइकिल चला करके जा रहा है। जो मार्ग मिल रहा है, चाहे सड़क मार्ग हो, पटरियां हो, यहाँ तक कि पटरियों पर सो करके लोग जान दे रहे हैं। जो गाड़ियों से सड़क पर चलने वाले मजदूर हैं वो कुचले जा रहे हैं, उनकी दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है। आज मैंने देखा कि यमुना नगर में यमुना नदी पार कर रहे हैं, एक नहीं दसियों हजार लोग यमुना नदी पार करके जा रहे हैं। तो ये जो इस आजाद भारत में जो एक सर इसी को कहते हैं कि सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ जाना है। दो अपनी लाइनें जान याद आ जान रही हूं, दांव मैं पे आपसे आदमी कब कहना लगाता चाहता है? हूं। जब उसका विश्वास और भरोसा उठ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश भाई, मैं इसको 2 लाइनों में कहना चाहता हूं आपकी भावनाओं को कि एक जगह नहीं सारा शरीर है जख्मी, एक जगह नहीं सारा शरीर है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से। ऑलराइट सर, मैं आलोक अवस्थी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पर्सन है। आलोक जी बहुत स्वागत आपका। जी सर, इसके लिए जी 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 शिव गोपाल जी जी इसके लिए इस आपने कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ब्रजेश जी? मैं सीधे तौर पर कहूँगा इसके लिए जिम्मेदार भारत की सरकार है, इसके लिए जिम्मेदार प्रदेशों की सरकारें। उनकी ये मूल जिम्मेदारी है। जिस समय कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था उस समय उनके पास में परिदृश्य होना चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जैसे ही जनता कर्फ्यू जिस दिन लगा था और जैसे ही उसके बाद में लॉकडाउन की घोषणा हुई, मैंने इमीडिएटली अपने रेल मंत्रालय से बात की, चिट्ठी लिखी माननीय पीयूष गोयल जी को, अपने चेयरमैन रेलवे बोर्ड से बात की। हमने कहा कि भाई ये गाड़ियां आप बंद कर रहे हो, आपको ये गाड़ियां स्पेशल गाड़ियां चलाना चाहिए, अदरवाइज ये जो माइग्रेंट लेबर है, जो बाहर काम करने वाले जो साथी हैं, उनको आप थोड़े दिन में ये आपके संभाले हुए नहीं आएंगे। सर आप रेलवे यूनियन के भारत के सबसे बड़े नेता हैं की तरफ से आपको प्रधानमंत्री जी भी अपनी टीम में शामिल करते हैं। मुझे हैरानी है कि रेलवे बोर्ड आपकी बात नहीं सुनता और रेल मंत्री आपकी नहीं सुनते, पर लोग कहते हैं कि आपकी बात तो बहुत सुनी जाती है रेलवे मंत्रालय में। नहीं, ऐसी बात नहीं है ब्रजेश जी, बिल्कुल सुनी जाती है। और ये बात नहीं है, ये बात हमारे रेल बोर्ड ने भी सुनी और ये बात रेल मंत्री ने भी सुनी। लेकिन कारण यह है कि वो कहते हैं कि बंद किया है प्रधानमंत्री कार्यालय ने, बंद किया है होम मिनिस्ट्री ने। आज देश के अंदर जो कानून है वो कोई राज्य सरकार का कानून नहीं चल रहा है। आज जो है डिसास्टर अधिनियम है, उनमें सिर्फ केंद्रीय जो है वो गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। ओके सर, मैं आलोक अवस्थी जी को जोड़ना चाहता हूं। मेरा आपसे एक मिनट का कहना है सर, एक सेकंड जो भी विभीषिका हम लोग सर, एक सेकंड रुक जाइए सर। ओके, जो भी सर एक सेकंड दीजिएगा सर, मैं आलोक जी को जोड़ लूं सर। वो जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। आलोक जी, ये दृश्य देख, आप तो पत्रकार भी रहे हैं, निश्चित तौर पर ये दृश्य देख के आप भी बहुत विचलित होंगे, दुखी होंगे और बहुत आप भी अवसाद में होंगे। आखिर ये इन मजदूरों के लिए कोई उचित प्रबंध सरकारें करने में नाकाम क्यों रही हैं? कारण क्या है? आपको क्या लगता है ये फेल्योर कहां से है? ठीक है ब्रजेश जी, ये निश्चित बात है कि मजदूरों की स्थिति देख के बहुत अंदर से दुख पीड़ा होती है। इसके लिए 8 करोड़ मजदूर आज सड़क पर है, 8 करोड़ की संख्या है और इसके लिए हमारा देश भी नहीं तैयार है कहीं से भी, क्योंकि इस तरह का कभी भी कोई हादसा या इस तरह की कोई परिस्थिति देश में कभी नहीं आई। कोई मैकेनिज्म ही नहीं था हमारे पास कि इस तरह की चीजों को हम संभाल सकते थे। जहां तक कि विश्व में भी मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि हमारा देश पिछड़ा हुआ देश है। ज्यादातर जो है मजदूर जो है
महाराष्ट्र जाता है, गुजरात जाता है, या दिल्ली की तरफ जाता है, या कर्नाटक की तरफ जाता है, जो संपन्न राज्य माने जाते रहे हैं। ये देश के शासकों का भी वो रहा है कि हमारे प्रदेशों का अगर पहले विकसित हो गए होते तो आज हमारे लोगों को रोजगार यहाँ मिल रहा होता। ये तो अभी अब इस समय जो है, आप देखिए, आप जो रेलवे का खाली डाटा जो अभी शिव गोपाल जी कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्रदेश में 380 ट्रेनें आ चुकी है, 252 ट्रेनों की हमने और सहमति दे दी है। वहीं आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल ने अभी तक 7 ट्रेनों की सहमति दी है, छत्तीसगढ़ ने खाली 7 ट्रेनों की सहमति दी है, क्या पॉलिटिक्स में आ गए भाई? राजस्थान ने 18 दी है, झारखंड ने 44 दी है। सुनिए, देखिए, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां की स्थिति देखिए, वो अपने मजदूरों को बुलाना नहीं चाहते, वो लायबिलिटी लेना नहीं चाहते, वो चाहते हैं वो मजदूर जहां वो बेचारे मजदूर सड़कों पे आ गए। इसीलिए मतलब ये जो कुछ भी मजदूर सड़कों पर है, ये कारण कांग्रेस है। आलोक जी, ब्रजेश जी, अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है अधिकारियों से भी कि इनको जहां पे है वहीं पर रोकिए, वहीं पर इनको खाने की व्यवस्था करिए, पानी की व्यवस्था करिए। तो सस्पेंड कर दीजिए ऐसे अफसरों की जो मुख्यमंत्री की नहीं सुनते हैं। बस से इनको भिजवाइए। तो सस्पेंड कर दीजिए इन अफसरों को जो मुख्यमंत्री की नहीं सुनते हैं। ब्रजेश जी, अगर बस नहीं मिलती है तो इनको प्राइवेट बसेस को हायर करके भेजिए, इनको स्कूल की बसों से भेजिए, इनको पैदल मत जाने दीजिए। अपील भी करी है उन्होंने, पर ये अपील बेअसर जा रही है ना, जिलों में तो इसका पालन नहीं हो रहा, लोग तो चले ही आ रहे हैं। नहीं, अपील तो मजदूरों से करी है और हमारे पूरी व्यवस्था लगी हुई है। ये व्यवस्था कोई इतनी बड़ी व्यवस्था, 13 लाख से अधिक मजदूर आ चुका है हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर। हम उनके मजदूरों की खाने की चिंता कर रहे हैं, उनको हम अनाज दे रहे हैं, उनको हम बाकी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। हम उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ सकते, लेकिन इसमें जिम्मेदारी सबकी है। अनु पटेल ये तो कह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो वहां से प्रॉब्लम हो रही है और ये तो पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। ब्रजेश जी, सर्वप्रथम मैं आपको बधाई दूंगा कि मैं आपको लगातार आपके चैनल को देख रहा हूं शुरू से। कोरोना महामारी को लेके जिस तरीके से आपने ट्वीट किया और संवेदनशील किया, वो निश्चित रूप से आपका चैनल और आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये महामारी और लॉकडाउन, ये अब किसी पार्टी को आरोपित करना, ये पार्टी ठीक है, वो पार्टी ठीक है, मुझे लगता है ब्रजेश जी अब इसके बियॉन्ड की ज़रूरत है। केंद्र सरकार है, डेफिनेटली इस समय जो है केंद्र में एनडीए की सरकार है, जो भी फैसला लेगी उसका जो है प्रभाव, उसके परिणाम जनता को, देश की अर्थव्यवस्था को, समाज को, उसको जो है भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस की जो है, कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां ऐसी दिक्कत हो रही है, तो मैं तो ये भी कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सूरत से आने वाली ट्रेनों को अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। सूरत के डीएम ये कह रहे हैं कि जो है अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ पे ट्रेन आने देंगे तो हम वहाँ से भेज देंगे। सवाल इसका नहीं है ब्रजेश जी, सवाल डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टी को इधर से उधर आरोप लगाने का नहीं है। सवाल ये है कि जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था तो वैसे ही एक और त्रासदी, इसके पहले नोटबंदी हुई थी, अचानक से जो है प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं। काश आज वही इंप्लीमेंटेशन फिर से शुरू हुआ ब्रजेश जी, काश उस समय जो है 3 से 4 दिन का समय लिया जाता और इस देश के जो मजदूर हैं, धरती पुत्र हैं, उनको नहीं मौका दिया इन लोगों ने। और आज ये जो कह रहे हैं, जैसे पीयूष, मेरी बात सुन लीजिए। आलोक जी, सबकी बात होने दीजिए, कंप्लीट अच्छे से बात। एक मिनट मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि पीयूष गोयल जी या गृह मंत्रालय जब जो है ये प्रपत्र जारी किया कि हम रेल मंत्रालय मजदूरों को जो है घर वापस भेजेगा, क्लैरिटी नहीं थी। आपके चैनल ने भी दिखाया, क्लैरिटी नहीं थी। बाद में जो है मजदूरों से पैसा वापस लिया गया। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 1992 में आपको भी याद होगा जब अयोध्या में घटना हुई थी, उस पे कार सेवक फंसे थे। उस समय केंद्र की सरकार ने 2.5 लाख कार सेवकों को विशेष ट्रेन चलाकर बिना जो है वो पैसे लिए हुए मेरे साथ भेजा था। सोहेल आबिद जी और हेमंत तिवारी जी मौजूद इस समय जो है भाजपा को क्या दिक्कत हो रही है, आपको भी जो है यही काम करना चाहिए। सोहेल आबिद साहब, जिस तरह की परिस्थितियां हमारे मजदूर भाई बहन बच्चे झेल रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बड़ा तकलीफ में लाती है।
और ये बताती है कि आज़ाद हिंदुस्तान में जब हम सबको बराबर हक, बराबर दर्जा, सबको अपग्रेड करने की बात कर रहे थे, तो आज इनको हमने मरने के लिए क्या सड़कों पर छोड़ दिया। सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस वाले नहीं ला रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि ये लोग नहीं कर रहे हैं। जब इनको रैलियां करनी होती है तो पता ही कितनी बसेज लगवाते हैं, लग्जरी एसी कोच लगवाते हैं, अच्छे होटल्स का खाना खिलाते हैं और जाते समय इन्हीं लोग को पैसे देते हैं। तब इनको वोट की ज़रूरत होती है। आज इनको वोट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको सबको लावारिस छोड़ दिया गया। ब्रजेश जी, मैं शुक्रगुजार हूं कि जो मज़दूरों का मसला आपने पहले दिन से उठाया और आपके उठाए हुए मसले को उसके बाद सारे चैनलों ने लगभग टेकअप किया और आज हर चैनल लगभग मज़दूरों के मसले को उठा रहे हैं। हकीकत यह है कि भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पाँव, भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पाँव, रिस्क जालिम की तिजोरी में छिपा बैठा है। तो ये पोजीशन है। अगर सारी सरकारें, ये वक्त नहीं है कि कांग्रेस ने जिम्मेदार है या ये तो एक वैश्विक महामारी आई है, पूरी दुनिया इससे ग्रसित है। ज़रूरत यह है कि सारी राजनीतिक चीज़ें छोड़कर सरकारें आएंगी जाएंगी, कभी भाजपा होगी कभी कांग्रेस होगी, इससे बहस नहीं है। बहस यह है कि ये जो माइग्रेंट लेबर हैं बेचारे जो सड़कों पे मर रहे हैं, आपने जो दिखाया है वो आंसू खून के आंसू रुलाने के लिए आज तक नहीं समझ पाया। अजीब पोजीशन है। होना ये चाहिए। मेरा एक सवाल है, एक सेकंड दीजिएगा। होना ये चाहिए था कि जिस भी स्टेट में ये माइग्रेंट लेबर दिखाई देते, वहां की सरकारों की जिम्मेदारी थी कि 50-50 किलोमीटर पर, 20-20 किलोमीटर पर गवर्नमेंट के एहलकारों को बैठाल के कैंप लगाना चाहिए था। आज एक तरफ बैल लगाया गया है, दूसरी तरफ वो मजदूर लगा हुआ है और अपनी फैमिली को लेके जा रहा है। और आपने देखा होगा कि छोटी सी अपने हाथ से उसने लकड़ी की गाड़ी बनाई है, 700 किलोमीटर अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर वो मजदूर चल रहा है। चप्पल टूट जा रही है तो प्लास्टिक की जो ये फेंकी हुई बोतलें हैं, इसको रस्सी से बांधकर मजदूर लगाए हुए हैं, आंवले पड़ गए हैं, चल नहीं सकता है। आप समझिए खून के आंसू रोते हैं हम लोग जब आप लोग दिखाते हैं। तो जरूरत यह है कि ये लड़ाई का वक्त नहीं है, सारी सरकारों की ये जिम्मेदारी है। ये इंग्लैंड से आए हुए लोग नहीं हैं, हमारे लेबर हैं। और ये जिस तरीके से किसान को अन्नदाता कहा जाता है, ये विकासदाता है मजदूर। ओके, ऑलराइट। हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी उत्तर प्रदेश के ऐसे पत्रकार हैं जिनका 35 साल का पत्रकारिता का अनुभव और उन्होंने एक से एक तस्वीरें उत्तर प्रदेश की और देश भर की देखी हैं। हेमंत जी, इस तरह की तस्वीरें निश्चित तौर पर आपको भी बहुत विचलित कर रही होंगी, मैं समझ सकता हूं आपकी संवेदनशीलता को। लेकिन मैं आज तक इस बात को समझ नहीं पाया इतने दिनों में, 50 दिनों से जो कुछ भी चल रहा है, कि आखिर ये मजदूरों के नाम पर जो संगठन राजनीति करते हैं, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे एटक हो, चाहे इंटक हो, चाहे सीटू हो, चाहे शिव गोपाल जी जिस समय है हिंद मजदूर सभा हो, ये सब कहाँ चले गए और ये मजदूरों की बात क्यों नहीं करना चाहते ये लोग? आप कौन बोलेगा मजदूरों की तरफ से? ब्रजेश जी, मैं ध्यान से सुन रहा था जब आपने शुरू की डिबेट, मैं वाकई भावुक हो गया था और मैं लगातार रोज भावुक हो रहा हूँ, हर घंटे भावुक हो रहा हूँ जो तस्वीरें देख रहा हूँ। एक बात जानिएगा, ये जो हैं जिनके पैरों में छाले हैं और जिनके हलक में भूख है, जिनके परिवार का मुखिया ट्रक से कुचला गया है और जो जार जार रो रहे हैं, सूरत, मुंबई, हरियाणा, दिल्ली से अपने गांव तक, वो जो ईवीएम होती है उसका बटन यही दबाएंगे इस देश के हुक्मरानों को और सियासतदानों को, किसी भी पार्टी को हो, मुख्तलिफ सरकारें जो सूबाई है, उनको जरूर जहन में रखना चाहिए बहुत ध्यान से। पहली बात तो है, आपने बहस यही शुरू की थी। दूसरी बात, ये जो ट्रेड यूनियंस हैं और जो मजदूर आंदोलन है इस देश में, माफ़ कीजिएगा, तमाम कारणों से ये समाप्त प्राय है। जहाँ तक आदरणीय शिव गोपाल जी की बात है, शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक बहुत बड़े फलक पर बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रखा है, इसीलिए शायद वो जो कुछ जोर से कहते हैं उनकी बात सुनी जाती है, वरना इस देश में कुछ नहीं है। और अगर कुछ होता तो आप देखिएगा, ये मामूली बात नहीं है। इस मुल्क में मजदूर मर रहा है भूखों, मजदूर की नौकरी जा रही है, लेकिन जो श्रम कानूनों में शिथिलता दी जा रही है उसका कहां विरोध आप देख रहे हैं। मामूली नहीं, बहुत गंभीर विषय है। बहुत, अभी द्विवेदी जी ने इस विषय को छेड़ा था, लेकिन बहुत गंभीर विषय है। तीसरी बात बताऊं,
सन 47 में मैं पैदा नहीं हुआ था, आप पैदा नहीं हुए थे। बाप दादाओं से सुना है, चलचित्र के कुछ दृश्य देखे हैं, कुछ पुस्तकों के वर्णन ग्रहण किए हैं, लेकिन मैं सही कहता हूं ब्रजेश जी, हम ऐसा लगता है कि अपने मुल्क में ही रिफ्यूजी की तरह हो गए हैं। मैं किसी सरकार को दोषी नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिन सरकारों ने हुकूमत की है आजाद हिंदुस्तान में, मैं सबको जिम्मेदार मानता हूं। और आज दिख रहा है कि हम कितने गरीब, कितने असहाय, कितने कमजोर, कितने मजलूम हैं, कितने पिछड़े हैं। हमारे मैकेनिज्म नहीं है, हमारे पॉलिटिक्स है, हर बात में पॉलिटिक्स है। देखिए अभी डिबेट में पॉलिटिक्स होने लगी। सवेरे से देख रहा हूं भाजपा कांग्रेस को इन्होंने नहीं मंगाया, इन्होंने ट्रेनें नहीं मंगाई, इन्होंने ये किया। अरे साहब शर्म करो, डूब मरो, देखो महामारी है, दुनिया के सामने है, भारत के सामने बहुत बड़ी है। और एक बात जानिएगा, सन 47 में जब विभाजन हुआ था, इस तरह के दृश्य उत्पन्न हुए थे ब्रजेश जी, हम साधनहीन थे, हमारे पास साधन नहीं था, हम गुलाम मुल्क से आजाद हुए थे। लंबी लड़ाई के बाद हमारे पास साधन नहीं थे, लेकिन आज साधनों का पूरा भंडार है, हमारे गोदाम भरे हुए हैं। पर हेमंत जी ये बात तो स्वीकार करते हैं ना कि सरकार के एक फैसले से, हेमंत जी सरकार के एक फैसले से, ब्रजेश जी खाली एक बात सुन लीजिए प्लीज, ब्रजेश जी एक बात सुनिएगा। आऊंगा मैं शिव गोपाल। हजारों रेलगाड़ियां हैं, लाखों बसें हैं, लेकिन हमारा मजदूर वो पैदल सड़क पर जा रहा है, भूखों मर रहा है। क्यों? आज मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी थोड़ा सा मुझे ठेस पहुंची है। अदालत के फैसले पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जब पापी पेट का सवाल होता है, जब पेट में भूख लगी होती है, जब रोजगार नहीं होता है, तो आदमी ऐसे ही सड़क पर दौड़ता है और कुचला जाता है। पिछले 24 मैं अनुरोध करता हूं कि थोड़ा वक्त दें, मैं वीरेन जी को भी जोड़ना चाहता हूं। 26 मजदूर, थोड़ा वक्त का अभाव है और आपकी संवेदना के साथ मैं खुद को संबद्ध करता हूं। वीरेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई वीरेन जी, उत्तर प्रदेश में ये लाखों लोग सड़क पर चल रहे हैं। अभी आलोक अवस्थी जी अपने साथ जुड़े हुए ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने अपील की है डीएम लोगों को और कमिश्नर्स को और तमाम प्रशासनिक अफसरों को, ये कहा है कि किसी को पैदल न चलने दें। उसके बावजूद ये भीड़ का रेला आ रहा है, कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा है, लोग परेशान हैं, सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, दुखी हैं। ये अपील आगरा के डीएम को छोड़कर की है, बाकी प्रदेश के जिलाधिकारियों के लिए होगी। क्योंकि जो बच्चा अटैची पर सोता हुआ जा रहा है और उसकी माँ खींच रही है, वहाँ के जिलाधिकारी ने कहा ये कौन सी नई बात है, ये तो बचपन में हमारे माँ बाप हमारे सबके साथ बहुत बार की, तब हम लोग भी अटैची बैठ के गए हैं। अगर इस तरह का असंवेदनशील बयान प्रदेश का जो सबसे खतरनाक जिला, सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस फैलने वाले जिले का जिलाधिकारी दे रहा है, और सरकार के तमाम वहाँ नोडल अफसर बैठे हैं, आलोक कुमार प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास, रजनीश दुबे गए थे, तब तक आज तक उस जिलाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो अपने कमिश्नर को कुछ नहीं समझता है, जो पंचम तल के आशीर्वाद से चल रहा है, उसको को चीफ सेक्रेटरी तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे अधिकारियों पर अपील कितना असर करेगी? अब ब्रजेश जी देखिए, आज भारत ने यह साबित कर दिया कि वो किसी मामले में दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं, चाहे आबादी में हो और चाहे कोरोना में। आज हमने चाइना को दोनों मामलों में पीछे कर दिया है। जब आबादी में तो हम 133 करोड़ के आगे थे ही, और चाइना में 83,000 मरीज हैं, और भारत ने आज उनको भी पछाड़ दिया है। जब पहला केस आया था हिंदुस्तान में पहला, उस दिन चाइना में 73,000 के करीब कोरोना के पेशेंट थे, और आज चाइना में 83,000 के करीब कोरोना पेशेंट हैं, और भारत ने 83,000 को पार कर दिया है। ये एक जानकारी और आंकड़ा आया है, तो ये देश के लोग जाने और समझें, अपनी अपनी बात रखें कि कहाँ तक सच्चाई है। लेकिन अभी हम नंबर 2 पर हैं एशिया में ब्रजेश जी, अब हमसे आगे रसिया है खाली कोरोना पेशेंट के मामले में, और बहुत जल्दी हम उसको भी पछाड़ देंगे। तो हम किसी चीज़ में पीछे रहने वाले नहीं हैं। अब ये अलग बात है कि लोग उसको अलग अलग तरह से लेते हैं। वैसे यूपी की अगर बात करेंगे तो आज सबसे ज़्यादा 10 मौतें हुई हैं यूपी में, और आज उत्तर प्रदेश में मौतों का जो आंकड़ा है कोरोना से,
वो 100 को पार कर गया है। अब 103 के करीब मौतें हो चुकी हैं यूपी में अब तक कोरोना ने। और मुख्यमंत्री ने आज एक योजना जरूर, जो केंद्र सरकार ने पैकेज दिया था, उसमें एक जोर शोर से मामला उठाया है कि हम जो पटरी दुकानदार हैं, जो ये खोमचा ठेला रेहड़ी वाले हैं, इनको उदारता पूर्वक ऋण देंगे, उदारता से ऋण देंगे, बिना गारंटी के देंगे, बिजनेस शुरू कराएंगे। ये प्रदेश की एक कोशिश है और इसको लेकर सरकार उत्साहित है और वो कर रही है। अच्छा देखिए, मजदूरों को लाने के लिए कुछ जगह पर मॉडल सिस्टम भी आया है। ऐसा नहीं है कि हर जगह व्यवस्था एकदम बिगड़ी है, छिन्न भिन्न है। झांसी में आज जो व्यवस्था आई है बहुत ही शानदार है और वहां पर लगाकर रोडवेज की बसें और बाकायदा टेंट लगाकर कर्मचारियों को बिठाकर सुविधाएं दी जा रही हैं यात्रियों को। एक मॉडल है झांसी। लखनऊ के शकुंतला मिश्रा में भी इसी तरह का उदाहरण पेश किया गया है। तो बहुत जरूरी नहीं है, चूंकि बहुत बड़ा प्रदेश है तो आलोचनाएं और समस्याएं और तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ डीएम अच्छा भी काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कर रहे हैं। अब ये सरकार को देखना होगा। आज 50 ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आई हैं और 13 लाख के करीब मजदूर अब तक उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। बहुत सारी बातें हैं जी जिन पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन एक चीज ये जरूर है कि चीन से जब तुलना होती है या अमेरिका से जब तुलना होती है तो हम उनसे खाली आबादी में और बीमारी में आगे हैं। टेक्नोलॉजी में, रुपए के मामले में, साख के मामले में, व्यापार में, हर चीज़ में हम पीछे हैं। हमें इन दिशाओं में सोचना होगा। हालांकि अभी वो वक्त नहीं है जी। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है ब्रजेश जी की चाइना हमारे देश में तमाम तरह का अड़चन पैदा करता रहा है। चाइना पूरी दुनिया के लिए खलनायक है। चीनी सामानों का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ। तो हम लोग उस पर कितना अमल कर पाए हैं ये लोग जाने। लेकिन जिस तरह से शराब को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर आलोचना हुई जी, वो चीज़ें फिर से सोचना होगा। जी कंक्लूड करिए जी बीरेन जी। देखिए, गरीबों के बच्चों के पैर में चप्पल नहीं, छाले हैं, खून निकल रहे हैं, महिलाएं बच्चे सब पैदल आ रहे हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जब बच्चा गरीब का थक कर सो जाता है, कि गरीब के बच्चे जब भी नींद में मुस्कुराते होंगे, गरीबों के बच्चे जब भी नींद में मुस्कुराते होंगे, सच मानिए उन्हें ख्वाब रोटी के ही आते होंगे। तो ये बहुत बड़ी वेदना लिखी उसने जी। लेकिन हमारे देश के किसान के लिए अदम गोडवी ने एक लाइन लिखी है कि हमारे देश का किसान भी जो कमज़ोर नहीं है, अनाज पैदा करने में बच्चा, ये दोनों में वो चीन को पछाड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि तुम जितना समझते हो उतना महान थोड़े है, लिखत है खान पठान थोड़े है। और देखो आबादी में तो चीन का भी पछाड़ दीस, हमारे देश के मरियल किसान थोड़े है। ऑलराइट बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं। ब्रेक के उस पार लेबर रिफॉर्म के नाम पर तमाम कानूनों को निरस्त कर देना, क्या ये मजदूरों के साथ धोखा नहीं है? दूसरा, मरते खपते मजदूरों के लिए आखिर सरकार कोई बेहतर और उचित प्रबंध क्यों नहीं दे पाई? लॉकडाउन अनाउंस करने से पहले या उसके बाद सरकार कोई वृहद कार्य योजना इन माइग्रेंट लेबर्स के लिए क्यों नहीं ला पाई? एक गंभीर और बड़ा प्रश्न है। सड़कों पर गाड़ियां कम, लुटे पुटे इंसान और हमारे मजदूर भाई बहन ज़्यादा दिख रहे हैं। इतनी अमानवीयता इस आज़ाद हिंदुस्तान में मजदूरों के साथ शायद कभी नहीं हुई होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद इस विषय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देश के कई हिस्सों में पिछले कई हफ्तों से आप ये लगातार देख रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पे गाड़ियां कम चल रही हैं, लुटे पिटे इंसान आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। ये वो मजदूर हैं जिन्होंने ये सड़कें बनाई हैं। आज इन्हीं सड़कों पर उनके पैर छिल रहे हैं। मई में जब सूरज बिल्कुल तप रहा होता है, उस वक्त ये नंगे पाँव अपने घर के सफ़र के लिए निकले हैं। इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है,
अगर कोई पूछ ले रहा है तो ये फपक कर रो पड़ रहे हैं और ऐसी हॉरिबल और ऐसी भयानक अपनी दास्तानें सुना रहे हैं कि जिसे सुनकर शायद किसी दरिंदे के आंख में भी आंसू आ सकता है। हम आप सब तो फिर भी इंसान हैं। इनकी तकलीफ़ें अपार हैं। 24 मार्च के बाद की इनकी ज़िंदगी नरक हो गई है, नरक से भी बदतर हो गई है। इन्हें अपने ज़िंदा रहने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है किसी तरह अपने परिवार तक पहुंच जाना या अपने परिवारों को गांव तक पहुंचा देना। आप सोचिए कि जिस भारत को हम सर्वाधिक शक्तिशाली और यहाँ के नागरिकों को इनरिच करना चाहते थे, आज इन्हीं लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इनकी बात सुनने वाले लोग नहीं हैं। सरकारें दावा कर रही हैं कि हम बहुत सी ट्रेन और बसें चला रहे हैं, लेकिन जिन सड़कों को इन्होंने बनाया है आज उन्हीं सड़कों पर इनकी मौत हो रही है। उन्हीं सड़कों को ये जिस तरह से रास्ता घर का सफ़र तय कर रहे हैं, इनके लिए ज़िंदगी अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। इनके लिए किसी तरह अपने गांव और घर की दहलीज तक पहुंच जाना ही सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। हम चाहे जितनी राजनीति कर लें, कुछ भी बातें कर लें, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। 70 सालों में हमने क्या पाया क्या खोया, ये भारत की सड़कों ने सब कुछ देख लिया है। चुनाव के समय की राजनीति और वर्तमान हालात को अगर आप तुलना कर लें तो आपको शायद राजनीति से घिन आएगी कि इन्हीं लोगों से वोट पाने के लिए राजनीतिक दल क्या क्या करते हैं। और आज इनके साथ जब सब कुछ ये हो रहा है तो कैसी घिनौनी राजनीति की जा रही है। शायद आप किसी मजदूर को अगर बैठा के एक गिलास पानी पिला के उसकी तकलीफ इस वक्त पूछेंगे बहनों भाइयों, तो शायद आप कई हफ्ते तक सो नहीं पाएंगे। ऐसे हालात इस देश में हो चुके हैं। इन्हीं हालातों के बीच जब करोड़ों लोग की नौकरी चली गई है, अकेले अप्रैल में 12 करोड़ लोगों की नौकरी गई है, ऐसा प्राथमिक आकलन किया जा रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं, इनकी बात क्यों नहीं की जा रही है? और तब भी अब जब सारे लेबर कानून जो भी बनाए गए थे मजदूरों की सुरक्षा के लिए, उनको सस्पेंड किया जा रहा है। उनको कई जगह राज्यों ने सस्पेंड भी कर दिया है। आखिर मजदूरों की कोई आवाज़ भी है या नहीं, या सरकारें उन पर ज्यादती करती रहेंगी? कारपोरेट, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब का जो नेक्सस है ये मजदूरों पर इस कदर भारी पड़ गया है कि आज इनकी आवाज़ उठाना भी गुनाह है। सर्वेश द्विवेदी जी इस बात का जवाब देंगे। देखिए ब्रजेश जी, आपने बड़ी मार्मिक घटनाओं को दिखाया, बताया, और संवेदना की बात है और इसमें सभी को संवेदनशील होना चाहिए। आपने भारतीय मजदूर संघ का विषय रखा। भारतीय मजदूर संघ ने अभी 20 तारीख को नोटिस दिया है और पूरे देश भर में इन कानूनों को जो रोका गया उसके लिए प्रदर्शन करेंगे। जो भी लॉकडाउन के कानून हैं उनको देखते हुए और अपना पक्ष रखेंगे। जहां तक सवाल है कि इस संवेदना के साथ उनके लिए काम करने की जो जरूरत थी और जो लोग आ रहे सड़कों पर उनके लिए जो है संसाधन जुटाने थे, वो पूरा काम तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और लेबर डिपार्टमेंट को करना था। जहां जिस मजिस्ट्रेट ने किया वहां कुछ उसके परिणाम है, जहां नहीं किया उसके दुष्परिणाम है। और आज मजदूर विश्वास में नहीं रहा, न नेताओं के और ना ही सरकार के और सरकारी मुलाजिम के। सर कि ये जो सलाह आप दे रहे हैं, ये आप सरकारों को सलाह क्यों नहीं देते हैं? अब तो आपकी नीति और रीति वाली सरकार है, तो आप बैठकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या विभागों को अपनी सलाह क्यों नहीं देते हैं? या आपको पूछा नहीं जाता है? देखिए ब्रजेश जी, जब अटल जी की सरकार थी तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी उस समय थे और उन्होंने, ये जो वित्त मंत्री थे सिन्हा जी आजकल बहुत बोल रहे हैं, ये कहा था कि ये अपराधी मंत्री हैं और इसके बाद उनका मंत्रालय बदला गया। ये जिन लोगों ने कानून को रोकने, श्रम कानूनों को रुकावट की है, उनके लिए वो मार्गदर्शन है कि जरा ध्यान दें। ये मजदूर से टकराने से और वो कुर्सी पर रहेंगे या राजनीति में बने रहेंगे, ये बहुत संभव नहीं है। और इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सरकारों से कि जिन्होंने ये कानून पर रोक लगवाई है वो जरा विचार करें कि उन्होंने केवल मजदूरों का अपमान नहीं किया, उन्होंने आईएलओ के जो कमिटमेंट है उसका वायलेशन किया, फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया सरकार को। और इसलिए ऐसे अपराधी चेतावनी दे रहे हैं निर्णय करने के लिए चेतावनी जिन लोगों ने निर्णय किया वो दोषी हैं और इसको वापस करें। आप चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल चेतावनी है। नहीं मानेगी सरकार, आप क्या करेंगे? आप बताइए। बिल्कुल मजदूर चेतावनी दे रहा, हम क्या अकेले थोड़ा ही है। ओके, ऑल राइट। शिव गोपाल मिश्रा जी, आप मुझे बताइए सर कि ये श्रम कानूनों में बदलाव का ये सही वक्त है क्या? अब तब जब लोगों को ये रोजी रोटी की संकट है, सदी की सबसे बड़ी समस्या से मजदूर मुखातिब है, उस वक्त आप श्रम कानूनों में बदलाव कर रहे हैं।
इससे ज्यादा जुल्म और जाति क्या हो सकती है? और मुझे खुशी है कि भारतीय मजदूर संघ बोल रहा है ये बात। ब्रजेश जी, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस बात पर जो आपने सवाल उठाया उस पर तो बात करूंगा। मैं जो पहले बात चल रही थी पलायन की, उस पर आपका 2 मिनट समय लेना चाहूँगा। आप एक बात बताइए, आपने इतनी तारीफ की थी जब उत्तर प्रदेश में पिछला कुंभ मेला हुआ था। मैंने आपको उस समय भी सुना था कि इतना सफल कुंभ जो है वो इलाहाबाद में प्रयागराज में संपन्न हुआ। ये हमारे भाई ब्रजेश जी की जो है वो भारत समाचार पर नहीं, मैंने तारीफ की थी सर, मैं स्वीकार करता हूं, मैंने तारीफ की थी कि अच्छा बहुत काम ही किया सफल था कुंभ रहा हो जी। आप एक बात बताइए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल और आपने जो किया था, वो जो तारीफ की थी बिल्कुल ठीक की थी आपने। मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा कुंभ जिसमें आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई और उसके बाद में लोग डिस्पर्स हो गए, एक भी दुर्घटना नहीं हुई, कोई आदमी मरा नहीं उसमें। तो सवाल इस बात का है कि अगर हम इतना बड़ा कुंभ कर सकते हैं तो हम सारे देश में जो माइग्रेटेड लेबर है उसको उठा करके उनके गांव क्यों नहीं पहुंचा सकते? हमारे अंदर क्षमता है। आज आपने कहा कि हमने 1000 गाड़ियां चलाई, या उत्तर प्रदेश में इतने लोग आए, 1200 लोग एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं। 1000 गाड़ी चलाई तो क्या किया आपने? 12 लाख लोगों को ले आए आप। आपके पास में सारी जगहों पे बसें खड़ी हुई हैं, लोगों के पास में ट्रैक्टर है, साधन है। जहां पर सड़क पर लोग दिखाई पड़े आप उनको उठा करके उनके गांव पहुंचा दीजिए, इससे अच्छा कोई साधन नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं ये टोटल फेल्योर है ब्यूरोक्रेसी का। उनको ये बात मैं योगी जी की संवेदनाओं से सहमत हूं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि कोई पैदल मत चलो, हम बसें भेज रहे हैं, आपको लेकर के आएंगे। मोदी जी की संवेदनाओं को भी मैं समझता हूं, योगी जी की सुन नहीं रहे ना अधिकारी। मोदी जी एक बात अधिकारी उनकी बात का कमांड उतना ले नहीं रहे ना, समझना चाहिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, मोदी जी की संवेदनाएं हैं। मोदी जी के कहने से सारा देश रुक जाता है, जनता कर्फ्यू लागू कर देता है। मोदी जी के कहने से लोग जो है वो घंटियां बजाते हैं। मोदी जी के कहने से लोग जो है वो अपने घर पे जो है वो चिराग जलाते हैं। मोदी जी के कहने से देश की जनता के ऊपर असर होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी के कहने से इस देश के उद्योगपति, इस देश के कारपोरेट, इस देश के मालिक, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये मालिकों का फेल्योर है जिन्होंने अपने मजदूरों सर, को मोदी जी के फैसले से तो देश की हालत हुई, देख नहीं रहे हैं आप मजदूरों की क्या हालत है। दरवाजे बंद कर इसके लिए भी तो मोदी जी से आप पूछिए सर, और कहा जाइए आप वो कहिए। जहां तक ब्रजेश जी आपने कहा कि ये जो श्रम कानून बदले गए, मैं भी ये कहता हूं कि कोरोना के खिलाफ मजदूर इस समय लड़ाई लड़ रहा है, वो मोटिवेट करना चाहिए उसको। ऐसे मौके पर आप कह रहे हैं हम कानून बदल देंगे, हम उद्योगपतियों के लिए कालीन बिछा देंगे, गलीचे बिछा देंगे। अरे ये उद्योगपति ही हैं जिन्होंने इस देश में ये अनार्की मचा दी, और ये कोई नहीं आने वाले हैं आपके यहाँ। आएंगे तो मुनाफा कमाने के लिए आएंगे, मल्टी नेशनल आएगा तो अपने देश को मालामाल करने के लिए आएगा। सर। आप ये जो है, हमें खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो 12 घंटे के कानून को वापस ले लिया। और लटारो अवस्थी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये जो कुछ भी दृश्य हैं, इसके बाद क्या सरकार कोई प्लान कर रही है कि इन मजदूरों को सकुशल, स्वास्थ्य और बेहतर तरीके से उनके घरों को पहुंचा पाएगी? आलोक जी, एक मिनट जी। ब्रजेश जी, मैं अभी जो कानून इन्होंने लाया था उसके बारे में इन्होंने पहली बात मैं ये कहूंगा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा 4 दिन रोक देते और 4 दिन रोकने के बाद लॉकडाउन करना चाहिए। ये कानून बदले नहीं जाने चाहिए। लाखों व्यक्ति जो है कोरोना से ग्रसित होता, अगर होगा तो सड़क पे उतर करके संघर्ष करेंगे। अरे भाई सुन लीजिए हमारी बात, आप अपनी बात कह चुके, थोड़ा सुन लीजिए दूसरे की बात। हाँ, बोले आप आलोक जी। देखिए ब्रजेश जी, अगर हम लॉकडाउन उस समय नहीं करते तो देश तैयार नहीं था। हमारे पास पीपीई किट नहीं थी, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था नहीं थी। अगर लॉकडाउन हमने सही टाइम पे किया, और हम जिस समय लॉकडाउन छूट दे रहे हैं, हमने इस समय के बीच में अपने को तैयार किया,
हमारे अस्पतालों को तैयार किया, हमारे डॉक्टरों को तैयार किया, हमने अपनी जनता को शिक्षित किया और पीपीई किट और तमाम वेंटिलेटर की हमने निर्माण किया। तो कांग्रेस के प्रवक्ता गैर जिम्मेदारी वाला बयान दे रहे थे कि 4 दिन का मौका देकर के लॉकडाउन करना चाहिए था। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि मजदूरों के हित के लिए सरकार ने बराबर काम कर रही है। हम अब तक 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदेश के अंदर दे चुके हैं। 11 लाख ग्राम पंचायतों के आधार पर दिया है। 17,000 करोड़ के पीडब्ल्यूडी के काम शुरू किए गए हैं। 72,982 17,000 करोड़ के पीडब्ल्यूडी के काम हाँ चल रहे हैं। 17,000 करोड़ के? हाँ जी, 17,000 करोड़ के। ओके, अभी हेमंत और जी 72,982 औद्योगिक इकाइयां जो है चलाई गई है, जिससे कि रोजगार मिल सके। आप जान रहे हैं कि समय सारा आपका जितना भी मजदूर है बाहर से आपके प्रदेश में आ रहा है। 13.5 लाख तो आ चुका है, अभी और आ रहा है। उनको आप कहां पर काम देंगे, क्योंकि वो लौट के महाराष्ट्र नहीं जाने वाला है। दूसरी बात, जो शिव गोपाल जी ने और हमारे सर्वेश जी बड़े वरिष्ठ हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका। आपको पता होना चाहिए ब्रजेश जी, इस आपदा के समय पे सारी व्यवस्थाएं टूट गई हैं, चाहे वो औद्योगिक हो, चाहे वो किसी कोई और तरीके की हो। तो अगर हमने श्रम कानूनों में डील दी है तो हमने किसी को मुनाफाखोरी के लिए नहीं दिया है। अगर आप मजदूरों के लिए श्रम रोजगार उत्पन्न कैसे करेंगे? अगर नए लोग नहीं आएंगे तो आपकी क्षमता मजदूरों का अधिकार को कटौती करके आप कैसे रोजगार देंगे? अगर आप कुछ अधिकारों को आपने खत्म कर दिया। आज की डेट में आलोक जी सिर्फ बंधुआ कानून लागू है, बाकी सारे कानून मजदूरों के सस्पेंड हैं। मेरी बात पूरी जानना जी ब्रजेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रदेश के लिए। देखिए, अगर आप नए उद्योगों के लिए पैसा नहीं लाएंगे, नए लोगों को नहीं लाएंगे, नए रोजगार सृजन नहीं करेंगे, तो ये जो महाराष्ट्र से और गुजरात से और दिल्ली से हरियाणा से मजदूर आ रहा है, इसको रोजगार आप कहां पर देंगे? आपके पास तो आप सर्वेश जी को क्या सलाह देना चाहते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि हमको कामगारों के रोजगार सृजन की तरफ भी जाना चाहिए। उद्योगपति मुनाफा लेगा, ये जरूर सही बात है, क्योंकि उद्योगपति अगर मुनाफा नहीं लेगा तो उद्योग नहीं चल सकता है। वो दान देने के लिए नहीं चला सकता उद्योग। तो आपकी सरकार खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं। तो देखिए, अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आंदोलन करेंगे हम तो यही कहेंगे, समय कामगारों को काम मिल जाए। सर्वेश जी 10 सेकंड सर, सर्वेश जी का रिएक्शन ले रही है। ओके सर्वेश जी, मुफ्त में दे रहा है इसका हम। ओके भाई आलोक जी 1 सेकंड। यस सर्वेश जी, आप कुछ मेंशन कर रहे थे सर, 10 सेकंड है सर, प्लीज सर। ऐसा है कि मेरा ये कहना है कि सरकार को सलाह भी है कि आप ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को ठीक करिए, जिससे नए उद्योग और नई व्यवस्थाएं ठीक हो, मजदूरों को रोजगार मिले। मजदूरों का 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे काम करने से कुछ नहीं होगा। उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उत्पादन लागत घटाना चाहिए, और जो खर्चे उद्योगों के बढ़े हुए हैं, 5-5 करोड़ तनख्वाह ले रहे हैं, इनको घटाना चाहिए। इस पर काम करना चाहिए। उस पर तो कुछ किया नहीं सरकार ने। और मजदूरों के लिए कानून लेके आइए। सरकार को चाहिए कि इन पर अंकुश लगाए और ऐसी सुविधाएं दे जो यहां इंडस्ट्री लगाए उसको कोई ब्यूरोक्रेसी से कठिनाई ना हो, सिस्टम में कठिनाई ना हो, उसके लिए काम करना चाहिए। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटना चाहिए। प्रोडक्शन ये कह रहे हैं आप अगर आंदोलन कर रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण होनी चाहिए। और जितनी कंपनी आप अगर आंदोलन कर रहे हैं तो कह रहे हैं दुर्भाग्य है, स्टेट में आनी चाहिए। वो उनको तो जो समझ में आएगा वही बोलेंगे। वो तो सरकार के पक्ष में उन्हें कहना ही है, इसलिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता है। लेकिन समझना चाहिए वो नागरिक भी हैं, इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, और समझना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी से देश नहीं चलेगा। यह चलेगा देश के मजदूरों से, देश के जागरूक लोगों से, और ये डेमोक्रेसी है। इसमें कोई न कारपोरेट चलाएगा और न कोई ब्यूरोक्रेट चलाएगा। आलोक अवस्थी जी बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस की वजह से हो रहा है। वाई? देखिए, कोरोना महामारी के समय पे कांग्रेस इस तरीके के अगर बयान दे रही है बीजेपी जो है, तो ये बहुत ही, मेरे से उम्र में बड़े हैं बट बहुत बचकानी जो है बात कर रहे हैं। इस समय ये बात नहीं करनी चाहिए। मैं दोनों मजदूर संघ के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं बहुत गौर से सुन रहा हूं। दोनों ने बहुत अच्छी बात कही है। और जहां तक श्रम जो कानून है उसमें बदलाव की बात है, साहब, जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ये कह रही है कि हम रोजगार बढ़ाएंगे, तो जब इस काम के घंटे आप बढ़ाएंगे तो ज्यादा लोगों को रोजगार कैसे देंगे आप? भाई 8 घंटे की बात है, अगर 12 घंटे बढ़ाओगे
तो उस पर रोजगार आदमी कैसे जो है बढ़ गए उसमें। तो ये एक पूरी तरीके से फ्लॉज है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इस समय केंद्र में और प्रदेश में दोनों में भाजपा की सरकार है जी। डे 1 से, यानी लॉकडाउन फर्स्ट से लेके लॉकडाउन 4 आ गया, और इन्होंने जो तैयारियों के लिए जो समय मांगा है, आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश जानता है क्या तैयारियों कैसे हुई है, कुछ तरीके से नहीं हुई। कांग्रेस का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, लगातार सुझाव दिए हैं। ओके, सुझाव को मानना चाहिए। बस एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष चाहे अजय कुमार लल्लू जी, हेमंत तिवारी जी, आप सहमत हैं क्या प्रियंका गांधी जी ने इतने इतने जो है इनको सुझाव दिए हैं, कायदे से अगर ये मान और लें अब कानूनों में भी बदलाव किया जा रहा है। ओके, यस। अरे राजस्थान में अरे इनको चुप तो कराइए, बोले जा रहे ले रहे हो, शर्म आनी चाहिए। हाँ सुनिए, हेलो, एक सेकंड आलोक जी सुनिए। तो किसी प्रांत में बोलिए, हेमंत जी बोलिए आप। अब एक बात सुनिएगा, मुझे लगता है कि सरकार को, चाहे दिल्ली में बैठी सरकार हो चाहे लखनऊ में, थोड़ा अपने चश्मे का लेंस दुरुस्त करना चाहिए। सर्वेश द्विवेदी जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े सबसे बड़े मजदूर संगठन के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चेतावनी है और पुनर्विचार का एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जहां तक ये बात हो रही है, मैं फिर कह रहा हूं, 3 साल से कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जैसा कि सर्वेश जी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी, अरे साहब ब्यूरोक्रेसी पे तो पूरा सिस्टम चलाया जा रहा है। टीम 11 पूरा काम देख रही है, ब्यूरोक्रेट्स पूरा काम देख रहे हैं। मिनिस्टर्स को कौन जिम्मेदारी दी गई? आलोक अवस्थी जी बताएंगे। जो 55 मंत्री बैठे हैं, जिनको चुन करके भाजपा की 325 विधायकों वाली थंपिंग मेजॉरिटी की सरकार बनाई गई, उन 55 से क्या काम लिया गया 2 महीने में, ये भी सवाल उठेगा। और शायद ब्यूरोक्रेसी पर अत्यधिक निर्भरता का ही नतीजा है कि जिलों से सोहेल भाई, आपका अनुभव क्या कहता है कि इन सब कमियों के पीछे लाइव है वो सही माने, कारण सरकार के दावे सही माने? सोहेल भाई गो अहेड। ब्रजेश जी, बस इतना है कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, मजदूरों के आंसू पोंछने का वक्त है। कैसे बेकस को मिल सके रोटी, आओ ऐसे जतन की बात करें और दुनिया वालों को छोड़कर मुझसे सिर्फ मेरे वतन की बात करो। ओके, आलोक जी 10 सेकंड, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ब्रजेश जी, आप क्या कर सकते हैं वो कर रहा हूं आपके माध्यम से कि 12 घंटे का श्रम समय नहीं है, वो वही समय है जो पहले था। दूसरी बात, जो हेमंत भाई ने बात कही कि मंत्रिमंडल क्या कर रहा है, वापस ले लीजिए। मंत्रिमंडल बराबर योजनाएं बना रहा है, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ रहा है, लेकिन क्रियान्वयन तो अधिकारी के माध्यम से ही किया जाएगा। जी नहीं, एक महीने कोई काम नहीं लिया गया। एक महीने आप बताइए कौन मीटिंग हुई? बराबर मंत्री अपने जिले में देख रही है, जो प्रभारी सारे मंत्री लखनऊ में थे, बैठाए गए थे, कोई काम नहीं लिया गया था। डिसीजन हो जाते हैं, अब केशव मौर्य और बाकी लोग अपना ब्रजेश पाठक काम कर रहे हैं। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आपको जानकारी नहीं होगी, मैं थोड़ा करेक्शन। अरे हमारे कहने हम तो देख रहे हैं, हम तो वही कहेंगे। जो जिले के प्रभारी मंत्री है वो अपने जिले में जानकारी नहीं, इनको जानकारी है। उसके निर्णयों के आधार पर कोई वीडियो दिखाइए, सामूहिक जिम्मेदारी है। 1 महीने बैठे रहे सब घरों में, 1 महीने आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हेमंत जी, आप बंटवारा कीजिए, अच्छे रिजल्ट लीजिए। आप तो करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि सब आज शाम आप सब इस बहस में सम्मिलित हुए। भारत में कोरोना के मरीज चाइना से ज्यादा हो गए हैं। 4 दिन पहले मैंने इसकी आशंका जताई थी, आज वो हो भी गया। लिहाजा कोरोना लगातार गांव से लेकर शहरों तक फैल रहा है। आप अपना ध्यान रखिए, घरों से बिल्कुल मत निकलिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घरों से मत निकलिए, हाथ लगातार धुलते रहिए। कोरोना फैल रहा है, कोरोना की लड़ाई को पीछे नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसकी वजह से भारत ने बहुत कुछ नुकसान झेला है। और अगर हम कोरोना की लड़ाई को पीछे छोड़ के सिर्फ आर्थिक गतिविधियों पर ही लगे रहेंगे तो यकीन जानिए कि भारत का नुकसान बहुत बड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।